हाँ बेटा एक बार चेक करें, देखें मेरी वॉइस आ रही है क्या आपके पास? एक बार चेक करें। हाँ बेटा लाइव में एक बार चेक करें वॉइस आ रही है क्या? अगर एक बार वॉइस आ रही है तो आप लोग थंब मार दें, जिससे अपन क्लास को आगे स्टार्ट करें। हाँ बेटा एक बार चेक करके बता दें कि आप लोगों को वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है इजी गोइंग, कहीं कोई दिक्कत नहीं? हाँ बेटा सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है। अब देखें आज का अपना जो टेस्ट है 22 तारीख वाला टेस्ट, ये अपना पहला सेमी मेजर टेस्ट है। उसके अंदर जो कुछ भी अभी तक अपन ने 4 टेस्टों में पढ़ा है उन सबका कंक्लूजन है। 40 क्वेश्चन है अपने केमिस्ट्री के, और हर क्वेश्चंस का अपन को रीजन पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों आया है, या पहले कभी आरपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन का जिक्र किया है क्या। वापिस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार पुनः चीज क्लियर कर देता हूं कि जैसे अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का कल रिजल्ट आया और आपको पता है 240 नंबर के आसपास कट ऑफ गया, तो हमारे पास जो बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन में से, उसमें करीबन 35 से 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के स्कोरिंग होते हैं। अपने दिमाग में एक बात याद रख लें कि तीनों चीजों का आपके दिमाग में बराबर डिवाइडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऑर्निक के पीछे ही लगे, आप आईयूपीएससी के पीछे लग रहे हो, आप जीओसी के पीछे लग रहे हो ना, उसमें से एक क्वेश्चन आना है। हमारे दिमाग में तीनों चीजें फीड होनी चाहिए कि इनऑर्निक के एग्जामिनर 10 से 12 क्वेश्चन देता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो एटॉमिक के देता है, 1 या 2 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के देता है, 2 या 3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के देता है, 2 या 3 क्वेश्चन डी ब्लॉक के देता है, 2 या 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के देता है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन हमारे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह इनके दे देता है। इसी तरीके से फिजिकल का आपके दिमाग में होना चाहिए, सॉल्यूशन का 1 या 2 क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रो का 1 क्वेश्चन आता है, केमिकल काइनेटिक का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, एसिड बेस, इनके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो करीबन जो मैंने बोला 25 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। अब ऑर्निक का जो वेटेज है उसमें मैं आपको बता दूं, आईयूपीएससी से 1 आएगा, जीओसी से 2 आएंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन बेंजीन से 2 आएंगे, 1 पॉलीमर से आएगा, 1 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आएगा, 1 बायोमोलिक्यूल से आएगा और 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगा। ओवरऑल ये क्वेश्चन 35 से 40 बैठ जाते हैं। अगर हम इन 35 से 40 क्वेश्चन को ढंग से करें तो इजीली इसमें ऐसा नहीं होता कि आप 40 में से 32-33 तक आराम से कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड नंबर पर आपको ध्यान रखना है वो बायो का ध्यान रखना है, क्योंकि बायो की भी 40 से 45 क्वेश्चन है, तो वो भी आप इजीली 30-35 क्वेश्चन कर लेते हो। इतना भी आपने कर लिया तो आपका काम होगा। फिर आपके पास टीचिंग मेथड भी तो है, वो तो बोनस है, लगा लो आप। मैंने हिसाब बताया ना आपको, 100 में से 50 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर के कर रहे हो, और सेकंड की आपने 150 में से 70 भी कर दिए तो भी 240 नंबर हो गए। नहीं हो गया तो भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक बार पूरा कोर्स तो ढंग से करो आप। तो अपन उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये जो पहला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हमारे कोर्स में 3 जगह कोणीय संवेग नाम का शब्द आएगा। तो आपके दिमाग में 3 फॉर्मूले होने चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व बाद में करूंगा, सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे कोर्स में 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है MVR बराबर NH/2π। ध्यान हो तो जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं पुराने, लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा जा चुका, और पूछा यह गया कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका 5वीं कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर 5वीं कक्षा में घूम रहा है तो वहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो सीधी सी बात है, वहां आप n बराबर क्या लगा देते, 5। अरे कौन सी कक्षा में घूम रहा है, 5वीं, तो उस समय कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला 5h/2π होता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, हमारे कोर्स के अंदर कोणीय संवेग निकालने का जो फॉर्मूला हमारे काम आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो आता है √L L+1 h/2π। सर ये फॉर्मूला हमें कब लगाना होता है, अगर वो आपसे कहे कि इलेक्ट्रॉन s कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन p कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन d कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन f कक्षक में है, अब बताओ कक्षकीय कोणीय संवेग क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाना होता है √L L+1 h/2π।
तीसरा जो हमारे कोणीय संवेग निकालने का जो हमारे फॉर्मूला काम आता है वो काम आता है √s+1 h/2 पाई। ये फॉर्मूला कब काम आता है अगर आपको पता हो, इसे बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब अपनी अक्ष पर घूमता है तो उसके कारण जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है उसे चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √s+1 h/2 पाई। यहाँ s की वैल्यू आप सबको पता है +½ रखनी होती है। कितनी रखनी होती है? +½ ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब वो आपसे कहे इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन 4थी कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन 3री कक्षा में है, कोणीय संवेग निकालें, तो mvr बराबर 3h/2 पाई। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे ये पूछा है कि आपको वो कक्षक बताना है जिसके अंदर कक्षीय कोणीय संवेग 0 होता है। वो कौन सा कक्षक है जिसके अंदर कक्षीय कोणीय संवेग 0 होता है? तो आपको क्या लगता है, मैं पहला फॉर्मूला लगाऊं, दूसरा या तीसरा? दूसरा। अरे हाँ या ना? क्योंकि पहला फॉर्मूला तो तब लगता है जब वो आपसे कहता है इलेक्ट्रॉन 3री कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन 4थी कक्षा में घूम रहा है, बताओ कोणीय संवेग क्या होगा। यहां वो आपसे पूछ रहा है कि कक्षीय कोणीय संवेग, एस कक्षक में कोणीय संवेग क्या है, पी कक्षक में कोणीय संवेग क्या है, डी कक्षक में कोणीय संवेग क्या है, एफ कक्षक में कोणीय संवेग क्या है। अब आप सबको पता है जो एस उपकोष होता है उसके लिए एल का मान कितना? 0। अरे एस उपकोष के लिए एल का मान 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। अगर यही क्वेश्चन पी कक्षक के रेस्पेक्ट में होता तो पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू क्या लगाती? 1 और 1 क्या हो जाता? 2, तो हमारा आंसर होता √2 h/2 पाई। यही क्वेश्चन अगर हमारा डी कक्षक के लिए होता तो आप सबको पता है एस उपकोष के लिए तो एल का मान 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, तो फिर आप फॉर्मूला क्या लगाते? यहाँ 2 लगाते, 2 और 1 3, तो हमारा फॉर्मूला होता 3 दूना 6 √6 h/2। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? 1। जब भी आप इस पेपर को पढ़ें तो कोणीय संवेग इसको भी सोचें, इसको भी सोचें, इसको भी सोचें। अभी तक हमसे पूछा गया है, जो इस पर पूछा गया है लैब असिस्टेंट के अंदर 2021-22 में कि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में है, तो बताएं कोणीय संवेग क्या होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमने क्यों दिया? क्योंकि जिन्होंने सेकंड ग्रेड दे रखी है उन्हें पता है सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M और S चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। अब हमने यहां पर क्वेश्चन क्या कर दिया, सोडियम की बजाय बोलो कौन सा आयन कर दिया? क्लोराइड आयन। कि आपको क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखना है L का मान बताना है और साथ में किसका मान बताना है? M का। सारे मान नहीं बताने N, L, M, S के, सिर्फ मैंने किस किस का मान पूछा है? L का और किसका? M का। अब आप सब क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचोगे, आप सबको पता है क्लोराइड, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 17 और 1 कितने हो गए? 18, यानी मुझे 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन खींचना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या? 3p6। इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? पी उपकोष में जा रहा है। अरे 3p6। अब आप सबसे क्या पूछा गया है? क्लोराइड आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान बताओ। अब बोलो इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में गया? पी उपकोष, और पी उपकोष के लिए एल का मान 1, तो इसका मतलब एल का मान 1 होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता। अरे आए समझना। अब आप सबको पता है अगर एल का मान 1 है तो सबने पढ़ा होगा एम का मान -L से +L के बीच में होता है। एम का मान -L से +L। अगर मान लीजिए एल का मान 1 है तो m का मान -1, 0 + 1 हो सकता है। तो सीधी सी बात है m का मान या तो -1 होगा या 0 होगा या क्या होगा? +1, इन तीनों में से हो सकता है। तो सीधी सी बात है ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। स्पष्ट दिख रहा है l का मान 1 होगा। आपको पता है जब l का मान 1 होता है तो m का मान -1 से +1 के बीच में होगा। क्या 2 हो सकता है क्या? नहीं, तो ये फर्स्ट तो ही नहीं सकता, इसीलिए सेकंड का आंसर क्या गया? आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? क्योंकि जो हमारा लास्ट ईयर संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ उसके अंदर सीधा सा आपसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा, सीधा सा फॉर्मूला पूछा। हाइजेनबर्ग के अनुसार, सबने पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को आप एक साथ एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं कर सकते।
इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया, क्योंकि पिछली बार संस्कृत डिपार्टमेंट का जिन्होंने पेपर दिया है उन सबको पता है क्वेश्चन नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर से यही आया है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत इनमें से कौन सा है। अब आप सबको पता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी किसके बराबर हो सकता है, h/4π। न्यूमेरिकल करते सब सही है, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी किसके बराबर, h/4π। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको स्थिति में अनिश्चितता, यानी डेल एक्स तो है स्थिति में अनिश्चितता, और संवेग में अनिश्चितता, एक मिनट, स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की क्या है, दुगनी है। तो वेग में अनिश्चितता कितनी है, वापस देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की क्या है, दुगनी। अरे यही तो कह रहा है, स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की क्या है, दुगनी। इसका मतलब अगर संवेग में अनिश्चितता डेल पी है तो आपकी स्थिति में जो अनिश्चितता है डेल एक्स वो किसके बराबर है, 2 डेल पी के। सही है, वापस सुना क्या कह रहा है, स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की क्या है, दुगनी। अगर संवेग में अनिश्चितता आपकी डेल पी है तो आपकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, 2 डेल पी। समझ में आया। अब मैंने क्या किया, डेल एक्स की जगह यहां रख लिया 2 डेल पी मल्टीप्लाई डेल पी किसके बराबर, h/, अरे हाँ या ना। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइनली मुझे निकालना क्या है, वेग में अनिश्चितता। क्या निकालना है फाइनली, वेग में अनिश्चितता। अब आप सबको पता है डेल पी को क्या लिखा जा सकता है, m डेल वी। इस p को भी क्या लिखा जा सकता है, m डेल वी, अरे हाँ या ना, बराबर किसके, h/, क्लियर। अब इसको आगे आप सॉल्व कीजिए। मुझसे पूछ क्या रहा है, वेग में अनिश्चितता, मुझसे पूछ रहा है डेल वी स्क्वायर निकालो। तो डेल वी स्क्वायर बराबर h/4π, सही है। अरे डेल वी स्क्वायर बराबर h/4π, और ये नीचे चला गया तो कितना हो जाएगा, 1/2m का स्क्वायर। आया समझ। अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, अंडरूट लो, अंडरूट लो, अंडरूट लो। तो डेल वी बराबर m स्क्वायर का अंडरूट तो हुआ m, सही है। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद के लिए लिख सकता हूं h/8π, अरे 4 दूनी 8, h/8π लिख सकता हूं, h/8π, यही तो हुआ ये h/8π। अब इसका अंडरूट लो h/8π का, तो 8 का अंडरूट क्या होता है, 2√2, अरे हाँ है ना, 2√2 है क्या इस ऑप्शन, है ना, 2√2। और ये रिमेनिंग क्या बच गया, या ऐसा कर लें इसको दूसरे तरीके से, क्या कह रहे हैं, देखो ऐसा कर लेते हैं ना, हाँ इसको वैसा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। डेल वी स्क्वायर बराबर 1/2m स्क्वायर h/4π, यही आया ना। अरे सही है, डेल वी ये तो हो गया 1/m, ये किसके अंदर आ जाएगा, अंडरूट h/, कितना हो जाएगा, अंडरूट h/, बोलो 8π, अंडरूट h/8π, अरे 4 दूनी 8, ये हुआ ना अंडरूट h/8π। अब आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो, डेल वी बराबर 1/, इस 8 का अंडरूट क्या होगा, 2√2, 1/2 है क्या, रुको 1/2m, और इसमें अंदर क्या रहेगा, अंडरूट, ये तो √2 थोड़ी होगा बार बार यार, अरे √2 बार बार थोड़ी होगा, है भाई। देखो ये 8 का आपने क्या किया, 2√2 लिया, तो फिर वापस √2 लगाए, एक बार रुको, ये 8 है ना, आपने क्या किया, 2 इंटू 4, तो 4 का बाहर तो हो गया, ये आएगा √2, वापस √2 आएगा। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, इसमें कोई ना कोई, क्या h/, कौन से वाले में, इसमें, रुको एक बार, आपने क्या किया, डेल वी, एक मिनट सुन रहा, डेल वी स्क्वायर बराबर 1/2m स्क्वायर h/2π, ठीक है। अब आपने इसको डेल वी लिया तो ये m स्क्वायर का तो क्या हो गया, m हो गया,
इसको अपन ने क्या लिख दिया, इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं, और इस √2 को कहां ले ले, इस 2 को अंदर ले ले, तो ये रहा ना h/2π, यही रहा ना। हाँ सुनो मेरी बात, h/2π रहा ना। अब आप सबको पता है h/2π में क्या है, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की जगह इसने एक नया कांस्टेंट क्या लिख दिया, है क्या ऐसा ऑप्शन? अरे है क्या ऐसा ऑप्शन? नहीं है। हाँ, इसकी जगह h/2π की जगह इसने क्या लिख दिया, h बार लिख दिया। ये जो अपना h/2π है ना, h/2π, वापस रिपीट कर दूंगा, h/2π की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, h बार, h कट। क्यों? क्योंकि h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, और इन कांस्टेंटों की जगह क्या लिख दिया इसने, h कट। इसीलिए जो इसका आंसर है वो थर्ड आया है ना, ये थर्ड है तो सही नहीं, h कट है, h कट है, कर लो उसको h कट। ये आ रहा होगा 1/2π 2m अंडूड h कट। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, स्थिति में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता की दुगनी, डेल x की जगह क्या लगाना है, 2 del p, सही है। इसको क्या लिख दिया, m del v, इसको भी क्या लिख दिया, m del v, बराबर क्या कर दिया, h/4π। del v स्क्वायर किसके बराबर हो गया, h/4π, इसको इधर ले गए, इसका अंडूड निकाल दिया, ये आपके पास आ गया। और फाइनली जो h/2π है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, h कट लिख दिया, क्योंकि h/2π की जगह h कट लिखा जा सकता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट में, दूसरी एग्जाम्स में, और मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता चुका, En बराबर E1/n²। एनसीईआरटी बेस एग्जाम्पल है, En बराबर E1/n²। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें यह पता हो कि इसकी पहली कक्षा की ऊर्जा क्या है, तो मैं इजीली ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि अगर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। यहां ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n बराबर क्या है, 1। आद्यावस्था में, ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में रहता है तो उसकी ऊर्जा कितनी रहती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रहे, अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रहे तो बताओ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब पहली कक्षा में घूमता है, जिसे आप ग्राउंड स्टेट कहते हो, तो उसकी ऊर्जा कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर यही इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रहे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा। कैसे, आप सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमता है तो इसे तो बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूमता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूमता है तो उसे कौन सी स्टेट बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड। क्वेश्चन ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होता तो बताओ उस समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती। तो आप सबको पता है En बराबर E1/n²। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे पहली कक्षा में पता है अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी एनर्जी इतनी है, तो मैं आसानी से ये पता लगा सकता हूं कि दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या होगी। अब आप सबको दिख रहा है कि पहली कक्षा में तो बोलो ऊर्जा कितनी है, -13.6। कौन सी कक्षा में पूछ रहा है, तीसरी। अरे सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब तीसरी, 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब इसमें कितने का भाग लगेगा, 9 का, और 9 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे 9 एकम 9। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, सभी का सही है। गुड आफ्टरनून बेटा। ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों लिया, इस बार जिन्होंने सेकंड ग्रेड 2022 वाला पेपर दिया था तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। उसने अब तक क्या था, एन, एल और एम के ही हम मान देखते थे, कभी भी हम एस का मान नहीं देखते थे। उसने क्या किया, उसने 4 आपको क्वांटम सेट दे दिए और बोला बताइए इनमें से कौन सा क्वांटम सेट सही है और कौन सा क्वांटम सेट गलत है। मल्टीपल ऑप्शन थे, उसमें 2 सही थे और 2 क्या थे, गलत थे। जैसे उसने 4 क्वांटम सेट दे दिए ए, बी, सी, डी, और पूछा कि आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब तक हम सिर्फ एन, एल और एम के मान देखते थे, लेकिन इस बार आरपीएससी ने कहा आप एस का मान भी देखें, क्योंकि आप सबको पता है एस का मान या तो +½ होगा या -½ लेकिन उसके अंदर एस का मान +1 दे रखा था एक जगह, और आप सबको पता है एस का मान कभी भी +1 नहीं हो सकता, या तो एस का मान +½ होगा या -½ होगा। उसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन बनाया।
आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में है, तो आपको ये बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में है तो n, l, m और s के मान क्या होंगे। ये n को बताता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, चौथी कक्षा में। n बराबर क्या होगा, 4। मैंने आपसे कहा जब भी आपको कोई दे दिया जाए कि इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो बताओ n, l, m, s के मान क्या होंगे, तो सबसे पहले आप उसकी तुलना n, l, x से कर लिया करो। यहाँ n बराबर क्या है, 4, पता चल गया n बराबर क्या है, 4। कौन सा उपकोष है, f। f उपकोष के लिए l का मान कितना, 3। s उपकोष के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो l का मान क्या, 3। हमेशा याद रखें n का मान l से बड़ा होगा, कभी भी n और l बराबर नहीं होंगे, हमेशा n का मान किससे बड़ा होगा, l से। तो सीधी सी बात है n बराबर 4, l बराबर 3 ये हो सकता है। हमें पता है n और l कभी भी क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। n का मान हमेशा किससे बड़ा होगा, l से। चौथा ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि n बराबर तो हमें पता है 4 है और l बराबर क्या है, 3। अब आपको पता है l का मान अगर 3 है तो m का मान क्या हो सकता है, -3 से +3। या तो m का मान -3 होगा, या -2 होगा, या -1 होगा, या 0 होगा, या +1 होगा, या +2 होगा, या +3 होगा। देखो अपने पास कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट। इसके अंदर m का मान क्या दे रखा है, +4, ये हो नहीं सकता क्योंकि m का मान तो -3 से +3 के बीच में होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, थर्ड। अरे समझ में आई बात, m का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 में से कुछ भी हो सकता है। और मैंने क्या कहा, इस बार आरपीएससी ने कहा बेटा s भी चेक कर ले, s का मान या तो +1 या -1। गुड आफ्टरनून बेटा सभी को, समझ में आ रहा है तो बेटा थंब मार देना। और क्या सिस्टम होता है, शेयर वेयर कर दो थोड़ा सा, सर की भी दुकानदारी चल जाए, है ठीक है। तो थोड़ा सा है, चैनल फैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा भेज दिया करो इधर उधर, है ना, क्या सिस्टम हैंग कर दो है? इतने सारे जने बैठे हो, तुम तो कर दो यार, है तुम करो बेटा। कहाँ खड़ा तू, दिख ही नहीं रही, इसमें नाम ही नहीं आ रहा तेरा, है? तुम लोग तो कर दो, इतने सारे जने बैठे हुए हो, है भाई, या तुमने ध्यान कर रखा है, नहीं 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 सर का नहीं करेंगे, है कंपटीशन करते हैं सर, है? शेयर कर दिया करो, शेयर क्या बोलते हैं उसको, है? अरे कहाँ करा, कर दिया नहीं करा अब यार, हाँ अच्छा ये नहीं करे भैया, ये नहीं करे ये दूसरे इनकी करे नहीं। अब देखो कोई बात नहीं, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का उद्देश्य यह है जिससे आपको n+l का नियम ध्यान हो, क्योंकि 100% इलेक्ट्रॉन जो एग्जामिनर है उसकी पसंद n+l नियम रहती है। आप सबको पता है n+l का नियम, सबने पढ़ा है अबाउ का नियम। अबाउ आपको ये बताता है कि किसी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो। तो सबने पढ़ा है n+l का नियम कि पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसके लिए n+l का मान कम है, और यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए n+l का मान समान आने लग जाए तो हम n को पकड़ते हैं जिसके लिए n का मान कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा n+l का नियम याद हो तो n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊर्जा, और अगर हमारा n+l बराबर आ जाए किन्हीं के लिए तो फिर n को पकड़ते हैं, n का मान ज्यादा होगा तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा क्वेश्चन हमसे सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। यहां आपको n और l के मान दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन के लिए n और l के मान ये है। अब आपको ये बताना है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी ऊर्जा कम है। तो अगर आप इसके लिए n+l का मान देखेंगे तो 5 आएगा, अरे हाँ या ना, और इसके लिए n+l 4 + 0 कितना आएगा, 4। इसके लिए n+l कितना आएगा, 3 और 2 कितना, 5, और इसके लिए n+l कितना आएगा, 3 और 1। समझ में आई बात, हमें क्या है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए n और l का मान दे रखा है, और अब वो पूछ रहा है बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है और कौन से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है। तो सीधी सी बात, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा भी कैसी होती है, ज्यादा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों के लिए n+l का मान ज्यादा है 5, 5, तो इन दोनों की ऊर्जा तो ज्यादा होगी, और इनके लिए n+l का मान बोलो कितना है, 4, 4, तो इनकी ऊर्जा कम होगी। अरे आई बात समझ में। अब इनमें भी ऊर्जा किसकी कम होगी,
भाई ये तो कन्फर्म है, इनकी ऊर्जा कम होगी और इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। इनमें भी किसकी ऊर्जा कम होगी? जिसके लिए n का मान कम है। अरे हाँ या ना? जब n प्लस एल का मान किन्हीं दो उपकोष या दो इलेक्ट्रॉनों या दो कक्षकों के लिए समान आने लग जाए, उस स्थिति में किसको पकड़ लेना है? n को पकड़ लेना है। यहां n प्लस एल 4 है और यहां n प्लस एल 5 है, इनकी ऊर्जा ज्यादा है और इनकी ऊर्जा कम है। अब इसमें भी, इन दोनों में भी किसकी ऊर्जा कम होगी? जिसके लिए n का मान कम है। इसके लिए n का मान बोलो कितना है? 3, और इसके लिए 4। तो सबसे कम ऊर्जा तो बोलो किसकी? d। d से ज्यादा ऊर्जा किसकी? b। आगे समझ में? अब इन दोनों में देखो ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? c की या a की? a की। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसका मान ज्यादा है? n का। तो d b c a है क्या ऐसा ऑप्शन? आगे समझ में? अब सर इस पर क्वेश्चन कैसे आया? इस पर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, n प्लस एल बराबर 5 निम्न उपकोषों के लिए संभव है, तो इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। कैसे क्वेश्चन आया मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने सेकंड ग्रेड दी है। n प्लस एल बराबर 5 निम्न उपकोषों के लिए है। अब सोचो n प्लस एल बराबर 5 किस किस के लिए हो सकता है? मुझे ये पता है n का मान हमेशा l से बड़ा होगा। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि n का मान 5 रख लूं, l का मान 0 रख लूं। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है n का मान 4 रख लूं, l का मान 1 रख लूं। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है n का मान 3 और l का मान 2 रख लूं। चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि n का मान हमेशा किससे बड़ा होता है? l से। n बराबर 5 और l बराबर 0 ऐसा कौन से उपकोष के लिए होता है? 5s। n बराबर 4 l बराबर 1 4p के लिए। n बराबर 3 और l बराबर 2 d उपकोष के लिए। आया समझ में? यानी इन तीनों उपकोषों के लिए n प्लस एल बराबर 5 है। अब मुझसे पूछा जाए, बताओ आप इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरोगे? इन तीनों के लिए n प्लस एल का मान तो 5 5 5 आ रहा है। बोलो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में भरोगे, 4p में भरोगे या 5s में? हम कहेंगे 3d में भरेंगे। क्यों भरेंगे? जब n प्लस एल का मान समान आने लग जाए तो n को पकड़ लेते हैं। n का मान कम है तो उसकी ऊर्जा कम है, और पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है या कम? कम। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? 3d, फिर किस में भरोगे? 4p, और लास्ट में 5s। आगे समझ। अगला क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन आपने क्यों दिया? ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में है, पहली बात तो। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड 2015, फर्स्ट ग्रेड 2018 दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। सर कैसे क्वेश्चन पूछा गया? एनसीईआरटी में ये दे रखा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। कॉपी में भी करा रखा है। 5 एलिमेंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और क्या रखा है? इनको धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। थोड़ा बहुत सबको आइडिया होता है, जिसका आकार बड़ा होता है उसमें धात्विक गुण ज्यादा होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे धात्विक गुण बढ़ते हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक या अधात्विक? अधात्विक गुण बढ़ते हैं। इसका मतलब फास्फोरस में अधात्विक गुण सबसे ज्यादा है, तो इसमें धात्विक गुण सबसे कम होंगे। भाई इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं और इधर जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। इधर जाने पर अधात्विक और इधर जाने पर धात्विक, तो फास्फोरस से ज्यादा बोलो धात्विक गुण सिलिकॉन। आ रहा है समझ में? अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का आकार बड़ा है, और जिसका आकार बड़ा होता है उसमें कौन से गुण ज्यादा होता है? धात्विक गुण। तो फास्फोरस सिलिकॉन, देन नंबर किसका आएगा? बेरिलियम। फिर किसका नंबर आएगा? मैग्नीशियम। और सबसे ज्यादा धात्विक गुण बोलो किसमें होंगे? सोडियम। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेपर में ये क्वेश्चन दिया। आया समझ? अब आप सबको से ये पूछा गया कि आपको मैंने यहां 4 एलिमेंट दे रखे हैं, एक बोरॉन, एक एल्युमिनियम, एक मैग्नीशियम और एक पोटेशियम। एक बोरॉन है, एक एल्युमिनियम है, एक मैग्नीशियम है और एक पोटेशियम है। आपको ये बताना है कि धात्विक लक्षण किसमें सबसे ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, धात्विक लक्षण उसमें सबसे ज्यादा होंगे जिसका आकार बड़ा है। अरे हाँ या ना? जिसका आकार बड़ा होता है उसमें धात्विक लक्षण ज्यादा होता है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोरॉन 1s2 2s2 2p1। अरे हाँ या ना? 1s2 2s2 2p1। इसमें कितने कोष दिखाई दे रहे हैं? 2। बोरॉन के नीचे क्या आता है? अरे बैंगन आलू। बोरॉन के नीचे क्या आता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p1।
मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। अरे हाँ या ना? और पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बोलो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, जिसमें 2p1 वाले की, 3p1 वाले की या 4s1 वाले की? 4s1। जितनी ज्यादा कोशों की संख्या होगी उतना आकार बड़ा होगा। तो बोलो सबसे बड़ा आकार किसका? पोटेशियम का। और जिसका आकार बड़ा है उसमें सबसे ज्यादा कौन से गुण होंगे? धात्विक लक्षण। इसी का मतलब आंसर तो पोटेशियम ही आना है, और ऐसा ऑप्शन तो चौथा है। अरे समझ सर, मैं तो ऐसे नहीं करना चाहती, तू दूसरे तरीके से कर ले बेटा। ये रहा बोरॉन, ये रहा एल्युमिनियम, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा पोटेशियम, सही है? सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यही तो होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। और इधर सोडियम के नीचे क्या है? पोटेशियम। अरे बोरॉन दूसरे आवर्त का, ये तीसरा, और ये चौथा। अब मुझे पता है सबसे छोटा तो बोलो आकार में कौन है? बोरॉन। इसका मतलब इसमें धात्विक गुण सबसे कम होंगे, बोरॉन। और सबसे ज्यादा धात्विक गुण बोलो किसमें? पोटेशियम। अब हमारे पास मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। अभी सर आपने बताया था आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, और दाएं से बाएं आते हैं तो धात्विक गुण। तो बोलो धात्विक गुण किसमें ज्यादा हुए, एल्युमिनियम में या मैग्नीशियम में? तो बोरॉन के बाद बोलो किसका नंबर? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद किसका नंबर? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद किसका नंबर? पोटेशियम। ऐसा है क्या? ऐसा ऑप्शन देखना जरा। अरे है क्या? आगे समझना। इसीलिए अपन ने इस क्वेश्चन को दिया क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है और पूछा जाता है। देखो बेटा, एक भी इसके अंदर 40 की 40 क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी या तो एनसीईआरटी में होगा या संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा होगा या फर्स्ट ग्रेड में पूछा होगा। वापिस आपको कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 40 में से हम 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर पाए या 36 कर पाए, उसके लिए आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री सबसे आसान है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी से भी काम में लो। ऐसा नहीं हो कि एक ही चैप्टर में 3 महीने निकल गए। खुद को सोचना पड़ेगा, अरे यार ये 3 महीने निकाल दिया, एक ही तो क्वेश्चन हुआ। तो आपको केमिस्ट्री का तो पॉलीमर तक पढ़ना है, वो भी एक क्वेश्चन देगा, वो मैं याद करा दूंगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक पढ़ना है, वो भी एक क्वेश्चन देगा। समझ आइए। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक क्वेश्चन देगी, लैम्डा मैक्सिमम निकालना, वो मैं पढ़ा दूंगा सब। एक एक क्वेश्चन हर का आएगा। ऐसा नहीं हो आईयूपीएससी में 6 महीने लगा दिया, अरे महाराज आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट्स में इसी तरीके से, ऐसा नहीं हो कि बॉटनी के एक ही चैप्टर में उलझ जाओ। जेनेटिक्स एक आता है, बस ठीक है, मोटा मोटा पढ़ लिया। सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें से आ जाए। अगर आप फिजिक्स को स्किप कर रहे हैं तो फिर आपकी केमिस्ट्री बायो शानदार होनी चाहिए। और फिजिक्स का तो ऐसा है, आप वो अपने लिए बोनस ही होगा अगर अपन वहां 2 4 5 क्वेश्चन कर पाते हैं। हाँ 2 ही किए थे, ये लड़की आई थी ना मैना कुमावत, 5 में से 2 ही किए थे, 3 गलत हो गए थे, एक सही काट पीट थी, तो भी 17वीं रैंक है ना। तो इसीलिए अपना पूरा एक अपन को, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बेटा, अपने पास 3 महीने का समय, लगा दो दम। सीटें कोई मायने नहीं है, 48 सीटें बहुत होती है यार। जब किस्मत साथ देगी तो इन 48 में भी होगा, और जब किस्मत खराब हुई तो 50,000 रीट आई, उसमें भी नहीं हुआ। सारथी का घोड़ा रीट की तरफ भागा, खूब समझाया बेटा मत कर, ये 50,000 में तेरी तो 2,000 ही है। वो नहीं मान रहा था, उसका घोड़ा नहीं माना। 48 सीट तो बहुत है, और अपने 250 नंबर के आसपास का एवरेज लगा के चलो कि मुझे 250 260 नंबर मेरे आ जाए। नेगेटिव से बचना है, हर संडे पेपर देना है, सर की कथा सुननी है, और जब खाने वाली क्लास हो लास्ट के 1 महीने तो कुछ भी हो जाए वो कथा जरूर सुननी है, उसमें वापस पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से इन 40 क्वेश्चनों को सुनोगे ना, तो आप खुद एनालिसिस करना, आपका एटॉमिक पीरियोडिक सारे चैप्टर हो गए। पहले अपन कर चुके एटॉमिक का अलग, पीरियोडिक का अलग, फिर आप वापस सुन रहे हो, फिर वापस मेजर्स होंगे तो वापस सुनोगे, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। चले आगे। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, पॉलिंग स्केल। जब भी पढ़े पॉलिंग स्केल अच्छे से पढ़े,
अब तक एग्जामिनर ने क्या करता था, सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बताओ इनमें से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा किसकी कम। लेकिन इस बार उसने अलग एलिमेंट्स को उठाना चालू कर दिया, सोडियम, एल्युमिनियम, इनमें से किसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है, किसकी ज्यादा है। तो एक बार पॉलिंग स्केल वापस रिवाइड करूंगा, जिससे रिवाइज करूंगा दिमाग में रहे। पॉलिंग स्केल के अनुसार NH2NP5, यहां क्वेश्चन फिर बनता है, आपसे लैब असिस्टेंट में पूछा जा चुका, सर्वाधिक जो विद्युत ऋणी तत्व है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो आप सबको पता है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, फ्लोरीन, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP5, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 5 और 2 7, ऐसे होता है, वहां 5 ही निकलता है। पॉलिंग पैमाने मापक्रम के अनुसार NH2NP5 वर्ग में फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। यही क्वेश्चन है। तो एक बार पॉलिंग स्केल वापस रिपीट करता हूं, याद आना चाहिए पॉलिंग स्केल। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। ठीक है। अब तक पुरानी जो हमारी सेकंड ग्रेड होती थी उसमें विद्युत ऋणता सीधी पूछता था, और एकमात्र विद्युत ऋणता ऐसी चीज है जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार बढ़ती है। लिथियम की विद्युत ऋणता 1, अब आप आधा आधा जोड़ते चलो, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, समझ में आई। अब तक आरपीएससी ने क्या किया, सिर्फ इन्हीं के अराउंड घूमता रहा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस बार थोड़ा सा चेंज किया, उठाया पॉलिंग स्केल ही और पूछा बताओ इन 4 एलिमेंट्स में सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी है, और उठा लिया था सोडियम। क्या उठा लिया था, सोडियम। अब ये तो पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, कम होती है, कम होती है। तो थोड़ा कम कर दो, 0.9। गलत हुआ कितना, क्वेश्चन 0.9। अब 0.3 जोड़ते चलो, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3, 2.8, 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। क्यों गई आपकी पॉलिंग स्केल, समझ में आ गया। यहाँ 0.5 जोड़ा, यहाँ 0.3, 0.3, 0.3, लगभग जोड़ा, आइडिया लग जाता है, समझ में आ गया। फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5। अब पहले तो सिंपल पूछता था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब वो कोई सा भी एलिमेंट उठा लेता है, फास्फोरस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जो उसका मन करता है, और पूछता है सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी है और सबसे कम किसकी है। अब क्या होता है, आप सबको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में सबने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है। उसका रीजन सबने पढ़ा है, फ्लोरीन का आकार छोटा है, क्लोरीन का आकार बड़ा है। फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण आवेश घनत्व तो उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ जाते हैं, और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन जो जुड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में वो पूछे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है। रीजन यह है कि फ्लोरीन का आकार छोटा है, आवेश घनत्व उच्च है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है, इसीलिए फ्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो ये रहा। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्लोरीन से कम है, नहीं। फ्लोरीन वर्ग का पहला सदस्य, नहीं। क्लोरीन में रिक्त डी कक्षक है, नहीं। छोटा आकार, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में वृद्धि के कारण विलगित अवस्था में फ्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अधिक आसान है, किसमें, क्लोरीन में। अरे बात समझ में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि रीजन समझ में आ गया होगा,
फ्लोरीन का आकार छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा है, उसके कारण फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ना आसान है। अगला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। हमेशा याद रखें हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो हैलोजेंस की ज्यादा हुई। उसमें भी बोलो फ्लोरीन की या क्लोरीन की? क्लोरीन की। तो हमें पता चल गया कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। अरे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हैलोजेंस की, हैलोजन में भी हैलोजेंस की, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सल्फर तो बाद में, आगे आगे कौन होगा? फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ऐसा ऑप्शन सेकंड है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब हम सबको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है? क्लोरीन की। इसका मतलब आंसर सेकंड होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब याद करो होता क्या है, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। होना यह चाहिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी अभी कहा फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है? क्लोरीन। इसी तरीके से ऑक्सीजन और सल्फर में भी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? सल्फर की। अगर आप सबने पढ़ा हो पीरियोडिक टेबल में एक अपवाद है, द्वितीय आवर्त की अधातुओं की तुलना में तृतीय आवर्त की अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर की है, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन की है, और फ्लोरीन से ज्यादा, आ गया होगा समझ में? इसीलिए बोलो इसका आंसर क्या रहा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया। अब तक क्या है, वो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी दे देता था, 4 आयन दे देता था जिनमें चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जैसी होती थी, और पूछता था बताओ छोटा आकार किसका है, पूछता था आकार बड़ा किसका है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये चेक करें ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। पूछा गया ये जो 4 आपको आयन दे रखे हैं उनमें आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी आयनिक त्रिज्या किसकी है, या सबसे बड़ा आकार में कौन है। यहां Li+, Li+ में 2 इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 में से 1 चला गया तो 2। बोरॉन +3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, 5 में से 3 चले गए तो 2, यानी इसका विन्यास होगा 1s2, और इसका विन्यास भी बोलो क्या होगा? 1s2। O-2, 8 और 2 10, और F- 9 और 1 10, तो O-2 का विन्यास क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p6। फ्लोराइड का क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p6। इसमें कोशों की संख्या कितनी है? 1। इनमें कोशों की संख्या 2। अरे जितना n का मान होता है उतनी तो कोश होते हैं। 1s2 का मतलब क्या है? ये पहली कक्षा और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अरे जो n का मान होता है उतने ही कोश होते हैं। यहाँ कोशों की संख्या 1 है, यहाँ कोशों की संख्या 2 है। कोशों की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगी, तो इसका मतलब साइज तो इन दोनों में से किसी का बड़ा होगा। अब ये दोनों कौन सी श्रेणी आ गई? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। अब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी ही बड़ी होती है। तो बोलो फ्लोराइड बड़ा होगा या ऑक्साइड? आगे समझ आ रहा समझ में सभी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको पूरा निचोड़ है एक तरह का, जो फाइनल रिजल्ट याद रखने हैं आपको। यहां मैंने 4 ऑर्डर्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कौन सा ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है कितनी ही बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। आपको वो 4 आयन देता है और चारों सम इलेक्ट्रॉनिक देता है। Al+3, 13 में से 3 चले गए 10। Mg+2, 12 में से 2 चला गया 10। Na+, 11 में से 1 चला गया 10। फ्लोराइड 9 और 1 10। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का सीधा सा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही बड़ी। तो Al+3 से बड़ा कौन?
Mg+2, Mg+2 से बड़ा कौन? Na+, से बड़ा कौन? F-। सही है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछा गया है। अब आप सबके दिमाग में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको छोड़ दो। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। और फ्लोरीन और क्लोरीन में भी बोलो किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है? क्लोरीन। अब इन तीनों को अरेंज करना है तो पहले नंबर पे आता है क्लोरीन, फिर नंबर पे आता है फ्लोरीन, फिर नंबर पे आता है ब्रोमीन, और लास्ट में कौन चला जाता है? आयोडीन। देखो तीसरा ऑप्शन यही है क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सही है। अरे हाँ या ना? चौथा ऑप्शन सही है। कैसे? अभी अभी बताया था, धात्विक गुण उसमें ज्यादा होते हैं जिसकी साइज बड़ी होती है। लिथियम दूसरी कक्षा, सोडियम तीसरी कक्षा, पोटेशियम चौथी कक्षा, रुबिडियम पांचवी कक्षा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगा तो कौन सा गुण बढ़ेगा? धात्विक गुण बढ़ेगा। ये भी सही है। इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं सेकंड वाले में गड़बड़ है, ये फास्फोरस नहीं। सेकंड वाले में याद करें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। अरे याद है? लेकिन बताओ नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा होता है या ऑक्सीजन का? अरे बोलो। नाइट्रोजन। याद करो, नाइट्रोजन के अंदर अर्धपूरित कक्षक स्थायी विन्यास है, 1s2 2s2 2p3 है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। इसीलिए जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहा। आगे समझा? लाइव वाले बेटा समझ में आ रहा है तो एक बार थंब मार दो भाई। लाइव वाले थंब मार दो भाई, थंब। हाँ बेटा कर दो शेयर वेयर, क्या करते हो तुम? कर दो भाई। चले आगे। ठीक है बेटा, है ना? हाँ भाई पुष्पेंद्र, सभी को अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे भी कहना पड़ेगा क्या? अब देखो बेटा, आज का जो पेपर है ना, वो मैं एनएम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो किसी को पेपर अगर चाहिए हो तो एनएम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाना, और वहां जाके आप उसको पेपर को डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से, अच्छा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। मार्केटिंग कम आती है बेटा, ठीक है? धीरे धीरे आइए समझ में। डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करना पूछा है कि लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं। अभी तक एग्जामिनर ने जनरली लैंथेनाइट संकुचन पर क्या क्वेश्चन दिया है? लैंथेनम +3 57 से लुटीशियम +3 तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है, ये चीज लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। सबने पढ़ा हो तो। लैंथेनम 57 का आकार, लैंथेनम +3 57 का आकार बड़ा है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, 57 58 59 60 61 62 63, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा 57 से लेकर 71 तक आयनिक त्रिज्या के अंदर लगातार क्या आती है? कमी आती है। इसी संकुचन को कौन सा संकुचन कहते हैं? लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब तक आरपीएससी ने यहाँ क्या करता है, 57 से 71 के कोई से भी 4 एलिमेंट उठा के रख देता है और पूछता है कि इनको साइज के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी है, हाँ साइज छोटी है, और जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसकी साइज बड़ी है। सीधा सा फंडा। दूसरी चीज आप सबने पढ़ा होगा, लैंथेनाइट संकुचन क्या चीज होती है? जो हमारे लैंथेनम 57 से लेकर लुटीशियम 71 तक के हैं, इनके अंदर अगर आप देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। सबने पढ़ा होगा 4f कक्षक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। f कक्षक की आकृति जटिल होती है और इसका शिल्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर होता है। शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोई भी आवरण नहीं चढ़ा।
परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और नाभिकीय आवेश में जब वृद्धि होती है तो वो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप आकार में क्या आती है, कमी आती है, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक, लैंथेनम +3 से लुटीशियम +3 तक परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ त्रिधनात्मक आयनों की आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है, इसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। जब आप लैंथेनम से लुटीशियम तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, 4f में। 4f कक्षक की आकृति जटिल है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कोई भी आवरण नहीं चढ़ाते, या मोटी भाषा में बात करूं कि 4f कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, वो नाभिक के चारों ओर कोई भी आवरण नहीं चढ़ा पाते। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और साइज में लगातार क्या आएगी, कमी आएगी। यही लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। पूछा गया निम्न कारकों में से कौन सा कारक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुख्य कारक माना जा सकता है? ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन बाय 4f इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन, effective shielding of one of the 4f electron by another in the subcells। अभी बताया था कि जो 4f कक्षक है उनके इलेक्ट्रॉन्स का कैसा इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, मजबूत है या पुअर है, पुअर है। तो फोर्थ ऑप्शन देखें, 4f उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है, कमजोर होता है। अरे बात समझ में आई? 4f उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होना है। बार बार बोल रहा हूं ना, 4f कक्षक की आकृति जटिल, अरे हाँ या ना, और उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर, तो वही तो बात है चौथे। लैंथेनाइट संकुचन अच्छे से याद करें, लैंथेनाइट संकुचन के क्या क्या परिणाम निकलते हैं। कितनी ही बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका, लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम याद करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आकार बढ़ता नहीं, लगभग बराबर रहता है। 4d संक्रमण श्रृंखला और 5d संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का आकार लैंथेनाइट संकुचन के कारण लगभग कैसा रहता है, बराबर रहता है। याद करो, टी जरा हाफ, थोड़ी सी चाय दे दे, टी जरा हाफ। टाइटेनियम याद करो 3d सीरीज का मेंबर है, जिरकोनियम 4d सीरीज का मेंबर है, हैफनियम 5d सीरीज का सब मेंबर है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम होता है, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम की साइज लगभग बराबर होती है। ऐसा कौन से संकुचन के कारण? लैंथेनाइट संकुचन के कारण। तो लैंथेनाइट संकुचन का क्या परिणाम रहेगा? दिख रहा है कि जिरकोनियम और हैफनियम की साइज लगभग आपस में कैसी रहेगी, समान रहेगी। याद करें, साथ ही साथ अन्य मेंबर भी याद करें, स्कीम टाई वाली या स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। याद करें, वेनेडियम परिवार में कौन आता है? वो नवाब था। वेनेडियम से बड़ा साइज नायोबियम का, लेकिन नायोबियम और टेंटेलम का साइज बराबर। ऐसा कौन सा संकुचन? लैंथेनाइट संकुचन। आजकल तो वो कॉमा में चला गया है, कॉमा में वो क्रोमियम से बड़ा बोलो साइज में कौन? मोलिब्लेडेनम। मोलिब्लेडेनम और वोल्फ्रेम की साइज बराबर। ऐसा कौन से संकुचन के कारण है? लैंथेनाइट संकुचन के कारण। आगे सबके समझ में? चला आगे। क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, बार बार इसीलिए रिपीट हुआ जैसे खोपड़ी में घुस जाए। 4-5 आयन देगा, पहले ये सोचना है ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या? 13 में से 3 चले गए 10, 12 में से 2 चला गया 10, 11 में से 1 चला गया 10, फ्लोरीन में 9 और 1 10, 8 और 2 10। सम इलेक्ट्रॉनिक में सीधा फंडा, जितना पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज छोटी, जितना नेगेटिव चार्ज उसकी साइज बड़ी। तो सबसे छोटा तो बोलो कौन होगा? Al+3। Al+3 से बड़ा कौन होगा? Mg+2। Mg+2 से बड़ा कौन होगा? Na+। Na+ से बड़ा कौन? F-। F- से बड़ा कौन? O-2। अरे आ गया ध्यान? अगला क्वेश्चन, जरूर परमाणु क्रमांक याद कर ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर ले। परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक का कोई भी एलिमेंट देकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है।
ये सबसे ज्यादा आरपीएससी पूछती है। अब तक आरपीएससी कौन कौन से एलिमेंट पूछ चुकी? सीरियम पूछ चुकी, गैडोलिनियम पूछ चुकी, यूरोपियम पूछ चुकी, इटरबियम पूछ चुकी। समझ में आई बात? परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए। सीधा सा तरीका है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है जीनोन में, जीनोन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 6s2 में। 54 और 2 56, 54 और 2 56, अब तक 56 खत्म। 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में ही जाएगा, 4f में ही जाएगा। लेकिन 4 अपवाद ऐसे हैं जिनमें 6s2 के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में जाता है, फिर किस में आता है? 4f में। और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे कौन है? ला शीलू जीडी, लैंथेनम 57, सीरियम 58, गैडोलिनियम 64, लुटीशियम 71। इनके अंदर 6s2 के बाद पहले 5d1 में और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें? 4f में। इन 4 में आई बात समझ में? मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका खींचना है? गैडोलिनियम। बोलो गैडोलिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 64। सबसे पहले क्या निपटा दोगे? जीनोन। जीनोन तक कितने निपटे? 54। जीनोन के बाद किसका नंबर है? 6s2। 54 और 2 बोलो कितने हो गए? 56। अब बाद है ना गैडोलिनियम, तो 6s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5d1। 56 और 1 कितना हो गया? 57। अब बोलो 64 भरने के लिए 4f में कितने भरेंगे? 7। 57 और 7 कितने हो गए? 64। भरते ऐसे हैं लिखते, लेकिन लिखते समय पहले 4f7, फिर 5d1 और फिर 6s2 लिखते हैं, क्योंकि चौथी कक्षा अंदर आती है, पांचवी उसके बाहर और छठी और भी बाहर। तो सबको समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? जब इसको पढ़े उसी समय यूरोपियम भी याद रखें। यूरोपियम 63 सेकंड ग्रेड, टर्बियम 65 फर्स्ट ग्रेड। ठीक, यूरोपियम 63 बहुत आसान है, यूरोपियम भरना है। जीनोन 54, 54 और 2 56। अब जरा देखो क्या यूरोपियम में जाता है कि डी में? नहीं जाता ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफ में जाएंगे। तो 54 और 2 56, 56 और 7 63, क्योंकि मुझे 63 भरना है। टर्बियम कैसे भरोगे? 54 और 2 56 और एफ में 9, 56 और 9 65। लेकिन ये 4 है, ला सीलू जीडी, ला सीलू जीडी, इनमें डी में एक रहता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरली एनसीईआरटी लेवल पे हमसे 3D सीरीज पूछी जाती है। सबको पता होगा 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम से जिंक में जो आपका मैंगनीज है वो सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7। अरे हाँ या ना? मैंगनीज क्या दिखाता है? +7। लेकिन 3D सीरीज में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो स्कैंडियम और जिंक, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। स्कैंडियम केवल दिखाता है +3 और जिंक क्या दिखाता है? +2। वैसे डी ब्लॉक के अंदर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, कभी Mn+2 दिखाए, कभी Mn+4 दिखाए, कभी Mn+7 दिखाए। ध्यान आया? लेकिन जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। कौन कौन सा? एक तो स्कैंडियम और एक जिंक। अगर वो पूछे कि 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज +7 और पूरे डी ब्लॉक के अंदर सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था ऑस्मियम में देखने को मिलती है +8, फर्स्ट ग्रेड 2018, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किसमें देखने को मिलेगी? ऑस्मियम +8। अगर आप सबने एक कंपाउंड पढ़ा हो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, आप लोगों की तो वैसी ऑर्गेनिक तो वैसी सबकी बहुत शानदार है, एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करने के काम आती है। अरे 2 OH जोड़ते नहीं जोड़ते, याद करो। तो उस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में जो ऑस्मियम है यहाँ +8 ऑक्सीडेशन नंबर ही है। कैसे? X एक ऑक्सीजन पर कितना? -2, तो 4 ऑक्सीजन पर -8 बराबर कितना? 0, तो X बराबर +8 है। क्या? ऑस्मियम याद करना है। एक और है रुथीनियम, लेकिन ऑस्मियम याद करना। आपको यहां कुछ आयंस के विन्यास दे रखे हैं और आपसे ये पूछा गया है, इनमें आपको ये बताना है कि सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण किसका है। अगर आप सबने सेकंड ग्रेड दी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी में लिखा रहता है Mn+2 का जो चक्रण है उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण निकालो।
तो आप सबको पता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, अंडूड एन एन प्लस टू। अरे क्या होता है, एन अंडूड एन एन प्लस टू, और यूनिट क्या होती है, बोर। वहां ध्यान रखना या टू टू है, ये दिमाग में ले आना, वन मत कर जाना, ये गड़बड़ हो जाती कई बार, एक नहीं है दो है। एन यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। पूछा गया है कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं संक्रमण धातु आयनों के, और आपको ये बताना है सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसका होगा। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उसका ही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3d5 का मतलब बोलो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अरे 3d5 ऐसी तो भरोगे हुंड के नियम से, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5। तो 5 5 5 और 5, 5 और 2 7, 7 पंजे 35, और अंडूड 35 करोगे तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन। हाईएस्ट जो 3D सीरीज है उसमें चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेटॉन मिलता है। 3d2 कितने अयुग्मित है, 2, तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8, रूट 8। 3d7 कितने अयुग्मित रह जाएंगे, 3 ही रह जाएंगे, तो 3 और 2 5, रूट 15। 3d9 कितना युग्मित रहेगा, 2 और 1 3, अंडूट 3, 1.74 के आसपास जो भी आएगा। आगे समझ में, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 3d5, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण इसी का निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बेसिक के रूप में याद करना है। जनरली क्या होता है, जैसे आप सबने देखा होगा, आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड में धातु आयन देखते हैं। अगर धातु आयन में D0 या D10 विन्यास है तब तो वो कलरलेस होता है, लेकिन D1 से लेकर D9 विन्यास है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होता है। लेकिन 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, उनके अंदर अगर आप धातु आयन को देखोगे तो उसमें D0 विन्यास मिलेगा, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है और पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी कलर का है। क्यों? क्वेश्चन ऐसे आता है, पोटेशियम परमैंगनेट में D0 विन्यास है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में D0 विन्यास है, फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है और पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी कलर का है। क्यों? तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण। इसी बेसिस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है। यद्यपि Mn+7 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, फिर भी MnO4- तीव्र गुलाबी रंग देता है। क्यों? यहां ये आपसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है MnO4-, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम हटा दिया, ये जो परमैंगनेट आयन है ये गुलाबी रंग का होता है। क्यों? जबकि अगर आप मैंगनीज का यहाँ विन्यास देखोगे तो x-8 बराबर -1, x बराबर क्या है, +7। आपको दिख रहा है यहाँ Mn किस फॉर्म में है, +7, और Mn+7 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। अरे हाँ या ना, 7 का मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो Mn+7 में D0 विन्यास है लेकिन फिर भी रंग दर्शाता है। क्यों? तो सबने पढ़ा होगा, इसका कारण होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। होता क्या है, ये जो Mn+7 है ये क्या करता है, ये जो Mn+7 है ये आपके पास जो O- है, ये जो ऑक्साइड्स है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ चार्ज का ट्रांसफर होता है। कहाँ होता है चार्ज का ट्रांसफर, लिगैंड से धातु आयन की तरफ, लिगैंड से धातु आयन की तरफ, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएंगे, तो लिगैंड से धातु आयन की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है, उसके कारण ये आपको कलर दिखाता है। तो देखो यही क्वेश्चन है, Mn+7 गुलाबी रंग का क्यों है? ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, ऑक्सीजन इसे रंग देता है, नहीं। आवेश स्थानांतरण, जब मैंगनीज अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, नहीं। आवेश स्थानांतरण, जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मैंगनीज को। बताया ना, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन किधर आते हैं, मैंगनीज की। आज का एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट। जिन्होंने सेकंड ग्रेड दिया था ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन शायद मेरी कॉपी में लिखा हुआ था पूरे उसमें नोट्सों में, कि ये जो इस बार सेकंड ग्रेड में आया था कि साहब ये कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरी कॉपी में इस पेज पे लिखा हुआ है। तो ये पूछा गया था कि जो लैंथेनाइड सीरीज है उसमें आपको पता है लैंथेनाइड सीरीज होती है शीलू, सीरियम 58 से लुटीशियम 71 तक की।
उन 14 एलिमेंटों में से 13 एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रकृति में मिलते हैं, लेकिन लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट में से एकमात्र प्रोमेथीनियम, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मेन मेड एलिमेंट है, कृत्रिम विधि से बनाया हुआ एलिमेंट है। ये तो पता है लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट है 58 से 71, उनमें 13 एलिमेंट तो प्रकृति में मिलते हैं, लेकिन ये जो प्रोमेथीनियम है 61 नंबर का एलिमेंट, ये मेन मेड एलिमेंट है। यही क्वेश्चन इस साल सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया कि लैंथेनाइड में से कृत्रिम विधियों द्वारा निम्न में से कौन सा एलिमेंट प्राप्त होता है, प्रोमेथीनियम, और क्या है 61। लास्ट क्वेश्चन आज का। लैंथेनाइड सीरीज का एक महत्वपूर्ण मेंबर है सीरियम। सीरियम एटॉमिक नंबर 58, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, जीनॉन 6s2, इसमें 5d में एक रहता है 4f1, ठीक है। सीरियम लैंथेनाइड सीरीज का एक महत्वपूर्ण मेंबर है। आपको बताना है सीरियम के लिए कौन सी बात सही नहीं है। ये तो पता है एफ ब्लॉक में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन आप सबको पता है जो सीरियम है वो +3 के अलावा +4 भी दिखाता है, क्योंकि जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि सीरियम में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो मिलता ही है, साथ में +4 मिलता है, सही बात है। दूसरी बात, +3 और +4 में हमेशा ध्यान रखना है एफ ब्लॉक की चाहे कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, लेकिन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 से भी ज्यादा स्टेबल होती है और +2 से भी ज्यादा स्टेबल होती है। जो हमारे लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं सीरियम और टर्बियम, वो +3 के अलावा +4 भी दिखाते हैं, और यूरोपियम और इटर्बियम +3 के अलावा +2 भी दिखाते हैं। लेकिन +2, +3, +4 में हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यही है, सीरियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है। थर्ड सॉल्यूशन में सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, अभी भी बताया था, ये बात तो गलत है। सीरियम +3 के अलावा क्या दिखाता है, +4, तो ऑप्शन यही। अब आप सबको पता हो, अभी अभी मैंने कहा सीरियम +4 और सीरियम +3, मान लो सॉल्यूशन स्टेट में सीरियम +4 बन भी गया तो वो अपने आप को सीरियम +3 में बदलना चाहता है, क्योंकि सीरियम +4 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सीरियम +3। दो शब्द पढ़े होंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक। जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि करते हैं वो अपचायक होते हैं, और जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में कमी करते हैं वो ऑक्सीकारक होता है। सीरियम +4 ऑक्सीकारक का काम करता है, और सीरियम +4 अपने आप को किसमें बदलता है, सीरियम +3। सीरियम 4 ऑक्सीकारक होता है। अरे आइए बात समझ, क्योंकि सीरियम +4 और +3 में कौन स्टेबल है, +3। ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है वो ऑक्सीकारक है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अप होता है वो ऑक्सीकारक है या अपचायक है, अपचायक है। वो खुद ही कह रहा है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इसीलिए मैं अपचायक हूँ। आगे समझे? तो उम्मीद करता हूँ आज का आधा सेशन आपके समझ में आया होगा। शेष आधे सेशन के लिए तो भैया टेलीग्राम पे ही आना पड़ेगा, या हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, या जो क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टोर पे जाके NM क्लासेस का ऐप पे आना पड़ेगा बेटा। थैंक यू बेटा, जरूर इसको शेयर वेयर कर देना बेटा जितना कर सकते हो। थैंक यू बेटा।